नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि वो ऐसी शादियों पर सख्ती करने जा रही है जो प्रलोभन, फ्रॉड, धर्मांतरण करती है। राज्य सरकार के अनुसार ऐसी शादियों की कई शिकायतें राज्य सरकार को मिली हैं। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अगले विधानसभा सत्र में कथित लव जिहाद के खिलाफ बिल लाने की बात कही है। बिल में 5 साल की जेल का प्रावधान है। साथ ही गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लव जिहाद में सहयोग करने वालों पर भी मुख्य अपराधी की तरह कार्रवाई होगी। शादी के लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए 1 महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन करना अनिवार्य होगा। तो गौरतलब है, इससे पहले कर्नाटक, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार भी ऐसे ही कानून की बात कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में जौनपुर जिले के मल्हानी सीट के लिए हुए उपचुनाव के दौरान एक रैली में लव जिहाद करने वालों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि शादी के लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं है और इसी पर अमल करते हुए एक प्रभावी कानून लाएंगे। वो लव जिहाद को रोकने का काम करेगा। ये शब्द का प्रयोग योगी आदित्यनाथ ने किया। जो लोग नाम, धर्म छुपाकर और बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको ये मेरी चेतावनी है। लव जिहाद करने वाले नहीं सुधरे तो उनका राम नाम सत्य है की यात्रा निकलने वाली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। तो आइए अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। हमारे साथ नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, एनडीटीवी इंडिया को समय देने के लिए। जो ये कानून बनाने की बात हो रही है, मसौदा तैयार किया जा रहा है, इसके पीछे आवश्यकता क्या है, क्या सोच है इसके पीछे मिश्रा जी? जिस तरह का हम घटनाएं देश के अंदर देख रहे हैं, जैसी हरियाणा की घटना, उत्तर प्रदेश की घटना जिसमें हत्या तक हो जाती है, जिस तरह के प्रकरण हम देश भर में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं कि बहला फुसला कर हम लोगों बेटियों को ले जाते हैं, नई उम्र की बच्चियों को ले जाते हैं, उसके बाद वो लावारिस करके छोड़ दी जाती है। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, समाज के अंदर ये कुरीति दूर हो, उसके लिए लाना चाह रहे हैं हम जी। ये जो कानून होगा, इससे दूसरे धर्म में शादी की बात है या जाति बिरादरी से बाहर अगर शादी होती है वो भी इसमें शामिल होगा? इसमें जो भी प्रलोभन, बहकावे या फ्रॉड, बलपूर्वक शादी करके या धर्मांतरण कराते हैं, धर्मांतरण शब्द का प्रयोग है, उसे 5 साल की कारावास का प्रावधान है, सजा का प्रावधान है, अपराध संज्ञेय है और गैर जमानती है। जी मिश्रा जी, आपने धर्मांतरण शब्द का प्रयोग किया है, तो इस जो ये आएगा कानून, इसमें लड़की की सुनी जाएगी या उसके परिवार की सुनी जाएगी? दोनों की सुनी जाएगी। बिटिया अगर है और बिटिया नहीं है और उसका पिता, माँ, भाई, बहन, ये चारों में से कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है, उसकी सुनी जाएगी। मिश्रा जी, ये भी जानना चाहेंगे, या जो तैयारी है बेटे की शादी से भी जुड़ी, इसमें नियम होंगे या सिर्फ बेटी की शादी से ही जुड़े नियम? धर्मांतरण में कोई भी आता हो परिधि में। जी, तो धर्मांतरण में कोई भी आता हो। मिश्रा जी, ऑनर किलिंग भी अमूमन सामने आती है। ऐसे मामले सामने हो जाते हैं जब लड़की अपनी मर्जी से शादी करती है, तो क्या वो भी इसमें शामिल होगा? दूसरे धर्म में अगर वो शादी करती है और परिवार सहमत है, वो बालिग है, तो 1 महीने पहले उसे वहां के जिलाधिकारी, जिला दंडाधिकारी को सूचना देनी होगी। ठीक है मिश्रा जी, ऐसे भी कई मामले सामने आए जब हिंदू पुरुष धर्म बदलकर शादी करते हैं, वो भी क्या इस दायरे में आएंगे इस कानून के?
मैडम अभी ये बन रहा है, इतनी गहराई में आप मेरे बयान ले लेंगी और मैं कहीं फंस जाऊंगा, उससे क्या लाभ। अभी विधि विभाग मेरे पे, हालांकि विधि विभाग भी है, परमार्जित हो रहा है। हम अगले सत्र, विधानसभा सत्र तक इसे कंप्लीट कर लेंगे और दिसंबर वाले सत्र में लाएंगे। आप क्या है कि एक ही प्रश्न के कई पूरक प्रश्न बना रही हैं, उससे मैं कहीं शब्द शाब्दिक चयन में कोई त्रुटि हो सकती है। मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कानून बनाने की बात कही है। उन्होंने भी कहा है, चेतावनी तक दी है, तो कंपटीशन लग रहा है मध्य प्रदेश का क्या यूपी से? वो भी बनाए, उनको भी साधुवाद। मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा ऐसा कानून बनाने वाला। तो ये तो सीधे सीधे उन्होंने भी कहा है कि हम कानून ला रहे हैं लव जिहाद के ऊपर, और आप तो समय सीमा सामने रख रहे हैं, तो एक तरह से कंपटीशन ही होगा। पहला राज्य बनना चाह रहा है मध्य प्रदेश ऐसा कानून लाने में। नहीं, कंपटीशन तो कर ही नहीं सकते योगी से, वो हमारी आबादी से दुगनी आबादी वाले हैं। कंपटीशन कैसे करेंगे, हम इतने पैदा ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप समय सीमा अपने, योगी आदित्यनाथ ने तो लव जिहाद का नाम लिया है, आपकी सरकार इसका प्रयोग करने से बच रही है? नहीं, हमारे पास तो विधेयक था, हम संशोधन ला रहे हैं, धर्म स्वातंत्र विधेयक। आप नाम ले रहे हो, आप नाम लो, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन यूपी से पहले आपका कानून आ जाएगा क्या? हमने तो समय सीमा तय कर दी, अगले महीने सत्र है हमारा, सत्र में ला रहे हैं। हमारी समय सीमा तय है। तो इनका कहना है हमारी समय सीमा तय है और सबसे पहले ये कानून आने जा रहा है मध्य प्रदेश में, इसकी तैयारी है और अगले विधानसभा सत्र में ये कानून आएगा। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें मध्य प्रदेश से अब बिहार से जुड़ी खबर है। नीतीश कुमार ने विभाग अपने बांट दिए और गृह विभाग अपने पास रखा है। सुशील मोदी का वित्त विभाग उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को दिया गया है। रेणु देवी को महिला विकास मिला है। मनीष कुमार से हमने पूछा विभागों के बंटवारे के गणित के बारे में। देखिए, आज जो मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ उसकी सबसे खास बात यह रही कि बीजेपी चाह कर भी गृह मंत्रालय या गृह विभाग जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नहीं ले पाई, क्योंकि नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया था कि गृह और कार्मिक ये दोनों विभाग जैसे 15 वर्षों से उनके पास रहे हैं वैसा इस बार भी उनके साथ ही रहेगा। दूसरी बात यह रही कि जो विभागों का अब तक बंटवारा हुआ है उसके अनुसार जो जनता दल यूनाइटेड के पास पहले विभाग थे और बीजेपी के पास जो पहले विभाग थे वो अभी भी उन्हीं के पास है। ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है कि बीजेपी की संख्या अब ज़्यादा हो गई है तो विभागों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ा दी गई हो, और आप कह सकते हैं कि ये नीतीश कुमार के लिए अब तक की सबसे बड़ी जीत है। हालांकि विधानसभा का जो सत्र है उसके खत्म होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तब ये बात समझ में आएगी कि आखिर क्या बीजेपी के मंत्रियों की संख्या अगर बढ़ती है तो उस अनुपात में क्या उन्हें अलग से विभाग भी दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसके अनुसार तो यही लगता है कि जो चुनाव के पूर्व की स्थिति थी मंत्रिमंडल के बंटवारे में या विभागों के बारे में, वही अभी तक बरकरार है। एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यूपी से जुड़ी खबर आ रही है। यहाँ पे एक जूनियर इंजीनियर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। 50 बच्चों का इसने शारीरिक शोषण किया था। एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो सीबीआई ने करीब 50 बच्चों के यौन शोषण के मामले में उत्तर प्रदेश के एक जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीता शर्मा और कमाल खान मौजूद हैं। नीता, सीबीआई ने इसे गिरफ्तार किया है, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? निधि, ये पिछले 10 सालों से सक्रिय था, बच्चों का यौन शोषण करता था और उनकी जो फोटोग्राफी होती थी या वीडियो होते थे उन्हें वर्ल्ड ओवर डार्क नेट पे जो है वो बेचा करता था और उसका जो है वो पैसा लिया करता था। सीबीआई ने आज इसे हमीरपुर से गिरफ्तार किया है। ये ऑपरेट करता था बांदा, हमीरपुर और साथ में चित्रकूट के इलाकों में। सीबीआई का कहना है कि जब इसे अरेस्ट किया गया तो इससे 8 लाख रुपए की नकद राशि भी मिली है, 8 मोबाइल फोन
फोन्स भी मिले हैं और साथ में कुछ सेक्स टॉयज और कुछ अश्लील लिटरेचर भी मिली है और मोबाइल फोन्स में काफी बच्चों से संबंधित जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के कंटेंट है वो भी मिला है। सीबीआई का ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशंस अभी चल रही हैं, जैसे कि आप बता रही थी कि 50 से ज्यादा जो विक्टिम्स हैं वो इसके रह चुके हैं और ये 10 साल से सक्रियता जो सबसे बड़ी बात है। और ये इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करता था जब इसे अरेस्ट किया गया और ये जूनियर इंजीनियर है और उम्र भी इसकी कोई ज्यादा नहीं, कुछ 50 के आसपास है, लेकिन सक्रिय ये 10 साल से था और 50 से ज्यादा बच्चों को इसने सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया हुआ है। निधि, कमाल, इस इंजीनियर के बारे में क्या जानकारी और मिल पाई है? किस तरह से कर पाता था? इरिगेशन डिपार्टमेंट में है तो बच्चों तक कैसे पहुंचता था इतनी बड़ी तादाद में और 10 साल से ये कर रहा था ऐसे? देखिए, ऐसा है कि बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसके पहले सीबीआई ने 2 नवंबर को इसको हिरासत में लिया था। हो सकता है गिरफ्तारी अब दिखाई हो सकता है पूछताछ करके छोड़ दिया गया हो, आज उसको ऑफिशियली अरेस्ट किया गया होगा। लेकिन 2 नवंबर को सवेरे 10 बजे सीबीआई, दिल्ली सीबीआई के तकरीबन 8 लोग इसके घर पहुंचे थे। ये चित्रकूट में रहता है और चित्रकूट की इरिगेशन डिपार्टमेंट की एक कॉलोनी है। इरिगेशन डिपार्टमेंट का जहां दफ्तर है उसके उसी कंपाउंड में ये वहां रहता है। शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे भी हैं, उसकी पत्नी है। और उस वक्त ये खबरें छपी थी, इनका नाम राम भवन है। उस वक्त वहां लोकल अखबारों में स्थानीय लेवल पे खबरें छपी थी कि क्योंकि इसके ऊपर रुपयों के हेरफेर में के मामले में भी कहते हैं कि बांदा में ये सस्पेंड हुआ था या वहां से ट्रांसफर हुआ था, कुछ आर्थिक अपराध के मामले भी चल रहे हैं। तो जो उस वहां के स्थानीय पत्रकार हैं उन्हें ये अंदेशा था कि जो सीबीआई टीम आई है और उसने इसको पकड़ा है वो शायद कोई सिंचाई विभाग में, चूंकि घपले घोटाले की खबरें बहुत आती हैं, तो उससे रिलेटेड कोई मामला है। तो एक इसको हिरासत में लिया गया था, एक और जेई को हिरासत में लिया गया था। वहां पे एक गेस्ट हाउस में पूछताछ हो रही थी। इनके ड्राइवर को भी पकड़ा गया था, उससे भी पूछताछ की गई थी। तो अब इनके बारे में पता चला है, वहां चित्रकूट के लोग कह रहे हैं कि 2012 में किसी बच्ची ने सुसाइड कर ली थी और इसके ऊपर कुछ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के चार्जेस लगा करके, एक नाबालिग छोटी बच्ची थी, उसके परिवार के लोगों को पुलिस से जब मदद नहीं मिली तो वो हाईकोर्ट गए थे और वो इस मामले की सीबीआई जांच चाहते थे। हो सकता है कि वो मसला, अगर वहां के स्थानीय स्ट्रिंगर लोगों की जानकारी सही है, शायद तब से चल रहा हो और उसी में सीबीआई जांच ऑर्डर हुई हो जिसमें ये गिरफ्तार किया गया आज फॉर्मली। बिल्कुल कमाल, नीता, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। कितना भयावह मामला है, जिस तरह से 10 साल से ये शख्स जेई 50 बच्चों का इसने शारीरिक शोषण किया, उनका वीडियो बनाकर पैसे कमाता था। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं और दिल्ली के बाजारों में और दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उस पर नजर दौड़ाएंगे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 बेहद अहम और सख्त फैसलों का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि व्यापार जगत में चिंता की लकीर इन सबसे खिंच गई है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा की आप ये रिपोर्ट देखिए। चांदनी चौक का भागीरथ पैलेस मार्केट बिजली के सामान के लिए पूरे देश में मशहूर ये मार्केट आज कुछ खाली सा दिख रहा है, कुछ राहत की सांस भी ले रहा है। लेकिन पिछले हफ्ते दिवाली से ठीक पहले नजारा कुछ इस तरह का था। कंधों से कंधे टकरा रहे थे, कुछ लोग बिना मास्क भी नजर आ रहे थे जिनका चालान भी काटा जा रहा था। दिवाली के सीजन के दौरान ये सब चलता रहा, लेकिन अब नहीं चलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि अब जिन बाजारों में नियमों का पालन नहीं होगा, बाजार के हॉटस्पॉट बनाने की आशंका होगी तो उसको कुछ समय के लिए बंद किया जा सकता है। अगर जरूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाजार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा,
और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहां पे बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाजत दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। केजरीवाल की बात से भागीरथ पैलेस जैसे बाजारों के व्यापारी सहमत हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब अगर नियमों का पालन नहीं होगा तो बंद करना पड़ेगा, तो बाजार ही बंद करना पड़ेगा। सही बात है। आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल। तो बाजार बंद ना हो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो अपना नियम का पालन जो है कर रहे हैं, और क्या। बिल्कुल, अगर होते हैं तो हम भी चाहते हैं कि बंद हो। हम भी चाहते हैं कि बंद हो सर, हम भी सबके साथ, सेफ्टी के साथ सबके साथ। बहुत बढ़िया है। हाँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल सहमत है। हालांकि आज भी बाजार में लोग मास्क नीचे करके घूमते मिले। तो अब ये कहा जा रहा है कि अगर भीड़ भाड़ होगी, नियमों का पालन नहीं करेंगे, जैसे आपने भी मास्क नीचे कर रखा है। अभी करा है मैंने, बिल्कुल लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खरीदारी करनी चाहिए जो भी है। हाँ, तो आप भी नियमों का पालन करेंगे? हाँ बिल्कुल, नियमों का पालन करेंगे। मास्क बिल्कुल नीचे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नीचे नहीं होगा, वो तो सांस की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से हो गया था। अब देखो, जैसे आपने भी जो है मास्क नीचे कर रखा है इतने पे चालान हो जाता है। आप कैसे खरीदार हैं या यहाँ पे काम करते हैं? खरीदार है। वैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऐलान से व्यापारियों के माथे पर चिंता की लकीर खिंच गई है, क्योंकि पहले ही लॉकडाउन की वजह से सबके काम पर असर पड़ा है और अब फिर से बाजारों के आंशिक लॉकडाउन की आशंका। ये निश्चित रूप से व्यापारियों के लिए एक चिंता का विषय है, जिसको देखते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी गृह मंत्री श्री अमित शाह को और दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल को एक पत्र भेज करके यह आग्रह किया है कि ऐसा कोई भी निर्णय लेने से पहले दिल्ली के व्यापारियों से सलाह किया जाना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा अभी तक दिल्ली में किसी शादी समारोह में अधिकतम 200 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत थी। अब केवल 50 लोग ही किसी शादी समारोह में इकट्ठा हो सकेंगे। केजरीवाल सरकार का ये प्रस्ताव उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। केजरीवाल सरकार लॉकडाउन के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि केजरीवाल सरकार का मानना है कि लॉकडाउन से कुछ खास फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान ज्यादा हो जाता है। लेकिन केजरीवाल का आज का बयान एक चेतावनी जरूर है कि अगर अब भी नियमों का पालन नहीं हुआ तो सरकार को वो कदम भी उठाना पड़ सकता है जो वो बिल्कुल नहीं उठाना चाहती। दिल्ली से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दिल्ली के बाद हम ब्रेक के बाद आपको मुंबई ले चलेंगे। वहां पर किस तरह से टेस्टिंग जो है 72% कम हो गई है, क्यों हुई है, एक रिपोर्ट दिखाएंगे। तो लंबे उत्सवों के दौरान मुंबई में अचानक टेस्टिंग में 72% की गिरावट आई है, जिससे चिंताएं बढ़ गई हैं। मुंबई शहर नवंबर में औसतन 13,000 से 14,000 परीक्षण कर रहा था, जो 10 दिनों में कम होते अब 4,000 से भी कम हो गए हैं। ये आंकड़ा 5 नवंबर का है, जब टेस्टिंग 14,000 पार थी। 10 दिन बाद टेस्टिंग 72% गिरकर 3,918 पर आ गई। बीएमसी डैशबोर्ड के अनुसार बीते शनिवार दिवाली वाले दिन मुंबई में केवल 5,399 टेस्ट किए गए थे। महाराष्ट्र सरकार की कोविड टास्क फोर्स के डॉक्टर्स बड़ी संख्या में घटी टेस्टिंग को बेहद चिंताजनक बता रहे हैं। दिवाली के 4 दिनों में जो है मुंबई की टेस्टिंग घट के बहुत कम हो गई है। कल या परसों के आंकड़े तो 4,000 से भी कम है। जाहिर है उस वजह से पॉजिटिव पेशेंट्स भी 500 से कम आए हैं। ये बहुत चिंताजनक बात है। किसी भी हालत में टेस्ट से डरना नहीं है, टेस्ट के साथ कोई स्टिग्मा एसोसिएट नहीं करना है। हमको इस कोरोना को जो है मुंह तोड़ अगर जवाब देना है तो इसका एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि हमको टेस्टिंग कराना है, ट्रेसिंग कराना है और ट्रीटमेंट कराना है। TTT। बीएमसी मानती है कि दिवाली के दौरान काफी लोग टेस्टिंग के लिए अस्पतालों और टेस्टिंग केंद्रों में नहीं पहुंचे, इसलिए अचानक संख्या में कमी दिख रही है। टेस्टिंग में कमी ना हो, इसके लिए भी हमने भरसक प्रयास कर रहे हैं। टेस्टिंग के लिए आम जनता को कोई तकलीफ ना हो और बिना कोई भुगतान के उनको टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध हो, इसलिए हमने पूरे मुंबई शहर में करीबन 244 सेंटर खोल रखे हैं। कोई भी व्यक्ति वहां जा सकता है और अपनी चाहे RT-PCR टेस्ट हो चाहे एंटीजन टेस्ट हो करवा सकता है। इधर दिल्ली में नई कोविड लहर को देखकर मुंबई के डॉक्टर्स बीएमसी को सचेत कर रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह ठंडी की वजह से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पे एक और लहर चालू हो गई है, तो पॉसिबिलिटी है कि
फ्यूचर मंथ में ये चांस हो सकता है कि यहाँ पे बढ़ जाए, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए और बीएमसी को चाहिए कि टेस्टिंग बढ़ा दे ताकि एसिम्टोमेटिक पेशेंट और जो माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट हैं उनको क्वारंटाइन करके जल्द से जल्द ट्रीट किया जाए ताकि ये बीमारी दूसरों को ना लगे। ये महाराष्ट्र सरकार का वो सर्कुलर है जो 11 नवंबर को जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि अगले साल जनवरी फरवरी में महामारी की नई लहर आने की आशंका है और इसके मद्देनजर जांच में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए। लेकिन इसी बीच राज्य स्तर पर भी टेस्टिंग में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। सितंबर और अक्टूबर की शुरुआत में लगभग 90,000 टेस्टिंग रोजाना होती थी, जो 45,000 से 50,000 तक गिरी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बात है कोरोना वॉरियर की। महाराष्ट्र की एक आंगनवाड़ी सेविका ने लॉकडाउन के दौरान भी अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है, जबकि दूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आदिवासियों ने कोरोना के डर से आंगनवाड़ी में आना बंद कर दिया, तो रेलू वसावे ने खुद घंटों नाव में बैठकर उसको खेकर उनकी मदद की। सत्ताईस साल की आंगनवाड़ी सेविका रेलू रमेश वसावे चाहती तो लॉकडाउन में आदिवासियों के ना आने का बहाना बनाकर बैठ सकती थी, लेकिन ये खुद नाव लेकर निकल पड़ी सातपुड़ा की दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बसे आदिवासियों के घरों तक, ताकि बच्चों को सरकारी पूरक पोषण आहार मिले और गर्भवती माताओं को उचित मार्गदर्शन। कोई भी लाभार्थी आहार से वंचित न रहे, इसलिए मैं खुद ही नाव में पोषक आहार लेकर जाती हूँ। कभी कभी तो जाकर वापस आने में 18 घंटे लग जाते हैं। लगातार 2-2 घंटे तक से नाव चलाना पड़ता है। काम कठिन है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाना है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले का दुर्गम इलाका अक्कल कुआं और धड़ गांव, सातपुड़ा की पहाड़ियों में बसे कुछ बस्तियों तक जाने के लिए नर्मदा नदी पार करनी पड़ती है। यहाँ बसे आदिवासियों तक सरकारी स्वास्थ्य योजना और पूरक पोषण आहार आंगनवाड़ी के जरिए तक पहुंचाए जाते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन में आंगनवाड़ियों की गतिविधियां बंद करनी पड़ी। आदिवासी भी आने से कतराने लगे। तब चिमल खेड़ी की आंगनवाड़ी सेविका रेलू वसावे ने खुद ही उन सभी तक सरकारी पोषण आहार पहुंचाने का जिम्मा उठाया। इस काम में ग्राम पंचायत और उनके शिक्षक पति रमेश की मदद तो मिली, लेकिन नर्मदा नदी के प्रवाह को चीरते हुए नाव को उस पार तक वो खुद ले जाती हैं और फिर ले आती हैं। कभी कभी 2-2 घंटे नाव खेना पड़ता है और फिर उसके बाद आहार लेकर पहाड़ी पर चढ़ना। इस दौरान उनकी सहयोगी सेविका का भी साथ मिला। चिमलखेड़ी का जो आंगनवाड़ी केंद्र है यह नर्मदा के किनारे और सातपुड़ा के पहाड़ियों में बसा हुआ अति दुर्गम आंगनवाड़ी केंद्र है। कि इसके जो इलाके हैं, इसके कुछ ऐसे इलाके हैं कि वहाँ जाने के लिए रास्ते नहीं हैं। इसके बावजूद भी यहाँ की जो हमारी आंगनवाड़ी ताई है, रेलू ताई, जो काम कर रही है, यह काम सबके लिए एक मिसाल बन चुकी है। हमारी आंगनवाड़ी केंद्र से जो पूरक पोषण आहार दिया जाता है, वह लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिए वह खुद बोट चलाकर उन तक यह आहार पहुँचा रही है और यह काम सबके लिए एक प्रेरणादायी और एक मिसाल बन चुका है। रेलू रमेश वसावे की तरह ही संगीता दिलवर भी अपने दुर्गम इलाके में इसी तरह एकात्म बाल विकास सेवा योजना के तहत समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों तक मदद पहुंचा रही हैं। पिंपल खुटा में 96 आंगनवाड़ी हैं, जिनके जरिए सरकारी 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों को पूरक पोषक आहार, आरोग्य पोषक आहार, स्तनदा माता, गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य, आरोग्य शिक्षण और टीकाकरण जैसी योजनाएं लाभार्थियों तक पहुंचाई जा रही हैं। महाराष्ट्र में तकरीबन 1,08,000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और 2 लाख के करीब आंगनवाड़ी सेविकाएं। 500 से भी ज़्यादा सरकारी योजनाएं रेलू ताई जैसी सेविकाओं के जरिए ही समाज के सबसे वंचित लोगों तक पहुंच पाती है, लेकिन उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। उम्मीद है मंत्रालय में बैठी सरकार अपने सबसे महत्वपूर्ण घटक की जरूरतों का भी ख्याल रखेगी। नासिक से किशोर बेलसरे और मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं न्यूज़ 360 पूजा भारद्वाज के साथ।